नमस्कार। आज के ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत। आज अपन बीकॉम ऑनर्स पार्ट थर्ड पेपर सेकंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि मैं डॉक्टर राजकुमार नागरवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसे कि अपन ने पहले इस पर चर्चा की थी, जो इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चल रही है, इनकी डेफिनेशन काफ़ी डेफिनेशन है और लगभग पहले अपन ने इसमें जो डेफिनेशन की चर्चा करी थी, उसके बाद अपन आगे इसकी डेफिनेशन की चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट अपने पास डेफिनेशन आ रही है कि एग्जाम सप्लायर मैंने कर्म आपूर्ति कौन सी होती है। इसमें सेक्शन 2/47 के अकॉर्डिंग कर्म मुक्त आपूर्ति से आशय किसी भी माल, सेवा या दोनों की ऐसी आपूर्ति से है जिस पर कर की दर शून्य होती है। माने जिस पर कर की दर टैक्स बिल्कुल शून्य होता है, उस माल से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। जो इस अधिनियम अथवा केंद्र माल अथवा सेवा अधिनियम जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी के अकॉर्डिंग सेक्शन 11 के तहत अधिसूचना द्वारा कर मुक्त घोषित है या कर दी गई है। इस संबंध में अपन को एक ये भी देखना है कि एकीकृत माल और सेवा कर आईजीएसटी अधिनियम की धारा 6 के तहत पूर्णतः कर मुक्त घोषित है तथा इस माल एवं सेवा कर जीएसटी के तहत गैर कर योग्य आपूर्ति नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी शामिल है। यानी जो भी इसमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वो अपन को इसमें डिफाइन करना है। इसका सब पॉइंट अपने पास एक क्या बन रहा है, स्पष्टीकरण हम देना चाहते हैं कि कर की शून्य दर पर कर योग्य आपूर्ति। अगर कर की कोई शून्य दर है तो उसमें कर योग्य आपूर्ति क्या है कि कुछ माल सेवाएं पूर्णतः कर मुक्त नहीं है। बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें कोई पार्ट ली है या कुछ पार्ट उसको टैक्स फ्री कर रखा है। तो इसमें कह रहा है कि कोई कुछ माल और सेवाएं पूर्णतः कर मुक्त नहीं है, ये कर योग्य माल एवं सेवाएं की आपूर्ति में आती हैं, परंतु वर्तमान में ऐसी आपूर्ति पर कर की दर शून्य है। ऐसे माल में खाद्यान्न, पुस्तकें और आदि वस्तुएं शामिल की गई हैं। इसका सब दूसरा क्या है, पूर्णतः कर मुक्त माल या सेवाएं, यानी जो जीएसटी के अकॉर्डिंग जो धारा 11 के अकॉर्डिंग है, उनको अपन ने क्या कर रखा, पूर्णतः कर मुक्त माल घोषित कर रखा है और कर मुक्त माल एवं सेवाएं आती हैं। इस धाराओं के तहत किसी भी माल अथवा सेवा को अधिसूचना द्वारा मुफ्त घोषित किया जा सकता है, मैंने उस पर कोई टैक्स नहीं है। इसका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है अपने सेक्शन 44 का कि गैर कर योग्य आपूर्ति ऐसे माल है जिस पर माल सेवा कर जीएसटी अधिनियम लागू नहीं होता, अर्थात इसको जीएसटी के क्षेत्र में से दूर रखा गया है। यानी ये जो गैर कर योग्य है, इस पर कोई कर नहीं है, इसको इससे बिल्कुल दूर रखा गया है। ऐसे माल में मानवीय उपभोग की शराब जो मानव यूज के लिए है, पेट्रोल का सामान जैसे पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। इनको क्या अपन ने गैर कर योग्य आपूर्ति घोषित कर रखा है। इसके बाद जो अपने पास अब सेक्शन आ रहा है फैमिली सेक्शन, परिवार, धारा 2/49। इसमें डेफिनेशन क्या कह रहा है, जीएसटी की मुख्य बातें जो इस पर अपने हैं कि परिवार सेक्शन निम्नलिखित से। परिवार किसे कहेंगे, इसमें एक सब पॉइंट, पहला पॉइंट क्या दे रखा है, व्यक्ति के जीवन साथी, पति पत्नी और बच्चे, ये परिवार की श्रेणी में आते हैं, जैसा कि सबको पता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, भाई बहन आदि पूर्णतः अथवा मुख्यतः उस व्यक्ति पर निर्भर, माना डिपेंड होना चाहिए उस पर व्यक्ति पर जो उस पर बिल्कुल डिपेंड हो। सेकंड पॉइंट ये। और इसके बाद क्या बोल रहा है कि परिवार की परिभाषा विशेषतः निम्न दिशाओं में महत्वपूर्ण है। क्या दिशाएं वो, फर्स्ट ए, यदि व्यक्ति उसी परिवार के सदस्य है तो उसको इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए संबंधित व्यक्ति का माना जाएगा तथा परिवार के एक सदस्य से परिवार के दूसरे सदस्य को आपूर्ति की दिशा में मूल्यांकन के भिन्न भिन्न नियम लागू होंगे। माने उस पर जो अधिनियम बनाया उसी के उद्देश्य के तहत वो कार्य करेगा। बे पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें, इस अधिनियम की धारा 2/7 के अनुसार एक व्यक्ति किसान अथवा नहीं, इस तथ्य के निर्धारण में भी परिवार को परिभाषित महत्वपूर्ण है। यानी किसान अथवा नहीं के उदाहरण पे भी ये डिपेंड करता है। देन इसके बाद अपन क्या बोल रहा है वो कि स्थायी संस्थान, माने फिक्स्ड जो संस्थान है अपने पास है, धारा 2/50 के अकॉर्डिंग स्थायी संस्थान कौन से होते हैं, स्थायी संस्थान से आशय कारोबार
कि पंजीकृत संस्था स्थान से भिन्न किसी भी ऐसे स्थान से है जो अपनी स्वयं की आवश्यकताओं के लिए सेवाओं की पूर्ति करने या सेवाओं प्राप्त करने और उसका उपयोग करने के लिए मानव अथवा तकनीकी संसाधनों की दृष्टि से स्थापित की पर्याप्त मात्रा और उपयुक्त संरचना की विशेषता रखता हो। माने जिस संस्था से के उद्देश्य से वो स्थापित किया गया है वो संस्था पर बिल्कुल खरा उतरे, ये इसका एक निष्कर्ष के तौर पे अपन कह सकते हैं। इसी के आधार पर इसको अपन कैलकुलेट करेंगे। देन उसके बाद अपन क्या बोल रहा है, गुड्स माल क्या, सेक्शन 2/52 के अकॉर्डिंग माल से आशय मुद्रा अथवा प्रतिभूतियों को छोड़कर सभी प्रकार की चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी से है, परंतु इसमें अभियोग्य दावे खड़ी फसलें, घास अथवा अन्य ऐसी सभी वस्तुओं को जो जमीन से जुड़ी हुई हैं अथवा भूमि का हिस्सा हो उसकी आपूर्ति से पूर्व अथवा आपूर्ति अनुबंध के तहत प्रत्यक्ष करने का अनुबंध किया गया हो सम्मिलित है। इसमें जो भी अपने पास है क्या है, खड़ी फसलें, जमीन से जुड़ी जैसे घास, अन्य चीजें, वो सब भी इसमें आपूर्ति के अनुबंध के तहत उसको लिया गया। अब क्या बोल रहा है इसमें सम्मिलित है। अब माल को इसने क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या समझाया है, माल शब्द को विभिन्न अधिनियमों में परिभाषित किया गया है तथा ये परिभाषाएं एक दूसरे से भिन्न है। कैसे, इसमें क्या बोल रहा है, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम CGST एक्ट धारा 252 के अनुसार माल शब्द के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहले क्या बोल रहा है, प्रत्येक प्रकार की चल संपत्ति माल है केवल उन वस्तुओं को छोड़कर जिन्हें विशेष रूप से माल की परिभाषा से बाहर रखा गया है। माने जो माल की परिभाषा से बाहर रखा गया वो है। दूसरा, मुद्रा माल नहीं है, कैपिटल माल नहीं है, क्योंकि इसे विशेष रूप से माल की परिभाषा से बाहर रखा गया है। मुद्रा को केंद्रीय माल एवं सेवा कर माने सेंट्रल GST अधिनियम धारा 257 के तहत परिभाषित किया गया है। इससे आशय भारतीय वैध मुद्रा अर्थात प्रचलित मुद्रा अथवा कोई विदेशी मुद्रा अथवा चेक, ड्राफ्ट आदि से, परंतु पुराने सिक्के जो वैध मुद्रा नहीं है एवं जो वजन वो हिसाब से बेचे जाते हैं माल है। माने मान लो किसी के पास पुराना सिक्के काफ़ी पड़े हैं, वो चलन में नहीं है, तो उसको अपन माल की श्रेणी में डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, सही है ना, इस बात पर अपन देखते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है थर्ड पॉइंट, प्रतिभूति माल नहीं है। जो अपने पास प्रतिभूति में अपन जो स्टॉक मार्केट में वो करते हैं वो माल नहीं, क्योंकि इन्हें विशेष रूप से माल की परिभाषा से बाहर रखा गया है। प्रतिभूतियों केंद्रीय माल एवं सेवा कर GST अधिनियम की धारा 2/101 में परिभाषित किया गया है कि इससे आशय अंश, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स, ऋणपत्र, स्टॉक, सरकारी प्रतिभूति आदि सम्मिलित है। ये अपन को ध्यान देने वाली बातें हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है वो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अभियोग्य दावे माल है क्योंकि इन्हें विशेष रूप से माल की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। अभियोग्य दावे को इसी अध्याय के पूर्व में परिभाषित किया जा चुका है, अपन ने पहले इसको समझा था डिटेल में। इसके बाद क्या बोला, चल संपत्ति जो अपने पास मौखिक, जो अपने पास विशेष विद्यमान हो, चल संपत्ति शामिल है। इस प्रकार से कॉपीराइट जो अपने दिखाई देने वाली आइटम, ठीक है, जो दिखाई नहीं देने वाली आइटम, इसको एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें मूर्त और अमूर्त संपत्ति के बारे में समझाया गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा, खड़ी फसल, घास, भूमि से जुड़ी अन्य वस्तुएं जो भूमि का हिस्सा होती है, माल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, यदि इन्हें आपूर्ति संबंधी है तो आपूर्ति अधून, यानी कहने का मतलब अगर ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। क्यों, अगर इसको आपने नियम में शामिल कर लिया, अनुबंध के अकॉर्डिंग ले लिया है, तो उसको अपन शामिल भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने पास दे रखा है इसने, ये अपन को दे रखा है इसमें माल एवं सेवा कर व्यवसाय, माने दे रखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिजनेस 2/55। इसमें क्या कह रहा है वो अपने पास कि माल एवं सेवा कर व्यवसायी से आशय कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम की धारा 48 के तहत ऐसे व्यवसायी के रूप में कार्य करने के लिए अनुमोदित किया जाता है, जो धारा 48(2) के तहत एक पंजीकृत व्यक्ति ऐसे व्यवसायी को धारा 37 के तहत
जावक यानी आउटवर्ल्ड आपूर्ति विवरण धारा 38 के तहत आवक आपूर्ति विवरण धारा 39, 44 और 45 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत कर सकती है। ये सेक्शन अपन को दे रखे इसमें 39, 44 और 45। इसके अकॉर्डिंग अपन को व्यवसायी से आशय लगाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट जो सेक्शन इसमें 30 इंडियन सेक्शन 2/56 भारत से आशय क्या है? भारत से आशय संविधान अनुच्छेद 1 के में वर्णित भारत के क्षेत्र, इसके क्षेत्रीय जल के नीचे की सतह, महाद्वीपीय शेल्फ, पूर्णतः आर्थिक क्षेत्र तथा जो भी इसके नियम के अकॉर्डिंग अधिनियम 1976 में निर्दिष्ट वन्य समुद्री क्षेत्र, इसके इस क्षेत्र एवं इसका क्षेत्रफल और वायु क्षेत्र से संबंधित है। स्पष्टीकरण दे रखा भारत से आशय और निम्न तालिका की सहायता से समझ सकते हैं अपन। इसमें क्या कह रहा है, जो सम्मिलित करता है संविधान के अकॉर्डिंग, इसमें क्या बोल रहा है कि भारत के क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे। वर्तमान राज्यों के से वर्तमान में 29 राज्य हैं, ठीक है। प्रथम अधिसूची में निर्दिष्ट संघीय क्षेत्र, वर्तमान में 7 संघीय क्षेत्र है। अन्य ऐसे क्षेत्र जो भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं, ये दिया है। और दूसरी तरफ ये बोल रहा अपन को कि जिसके अकॉर्डिंग मापदंड के आधार पर है कि भारत का क्षेत्रफल जल के आधार पर है, वो पूर्णतः आर्थिक स्थिति के आधार पर है। ये जो अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपन को समझा रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपन को ये इसमें डिफाइन किया है। और जो वर्णित है अपने पास, उपरोक्त वर्णित भारतीय क्षेत्र एवं भारत के क्षेत्रीय जल के ऊपर जो वायु क्षेत्र पर भी भारत सरकार का पूर्ण अधिकार, ठीक है। टिप्पणी के आधार पर समुद्र तट से 370.6 किलोमीटर से आगे का समुद्र हायर सी कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए कोई भी देश उसका उपयोग कर सकता है। आज अपन ने इन 6 सेक्शनों के बारे में पढ़ा है विस्तार से, कि इन इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में अपन ने देखा है कि इस प्रकार की डेफिनेशन को अपन किस प्रकार से शामिल करेंगे और इसमें अपने कौन कौन से नियम, कौन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग अपन इसमें कार्य कर रहे हैं। और आज इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अपन इस चैप्टर को यहीं करते हैं। आगे की जो डेफिनेशन है कल अपन लेंगे इनपुट सेवा वितरक, इनपुट कर, इन चीज़ों के बारे में अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज के इस टॉपिक में इसको यहीं समाप्त करते हैं। इस टॉपिक के संबंध के बाद इसके निष्कर्ष के बारे पर ये पहुँचे हैं कि आज इस टॉपिक में अपने जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है उस पर चर्चा करिए। कंक्लूजन यही है कि अपन जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है इसको डेफिनेशन के आधार पर किस किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, तो अपन ने इसको करा है। थैंक यू, धन्यवाद।